हेलो स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है आज का अनुस्वार संधि का, व्यंजन संधि का सबसे इजी सूत्र है ये उस संधि का। उसमें कुछ भी नहीं, अनुस्वार के बारे में बताया है। अनुस्वार हम जानते हैं, हमने वर्ण परिचय में अनुस्वार पढ़ा है कि जो लास्ट के वर्ण होते हैं पांचों वर्ग के पांचवें जो वर्ण होते हैं वो अनुस्वार अनुनासिक वर्ण के रूप में होते हैं। वो ऊपर माँ की बिंदी, अम की बिंदी जो दिखती है ना, वही अनुस्वार है ना। तो उसके लिए कैसे उसकी संधि बनेगी वो है यहाँ पे। इसका सूत्र क्या है? मो अनुस्वारा। मो अनुस्वारा का मतलब क्या है? ये माँ के लिए बताया गया। माँ जो है वो ता, पा, फा, वा, भा, मा, पा वर्ग का आखिरी पंचम वर्ण है, इसीलिए वो अनुनासिक अनुस्वार के रूप में उसका यूज़ होगा। वो कैसे उसका यूज़ होगा वो है उसका नियम। किसी पद के अंत में माँ और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ में हलंत लगा हुआ है। हलंत वाला माँ होता है आधा, और जब आधा होता है तो उसको या तो पूरा करने के लिए स्वर हो। अब यहाँ पे क्या बोलना, उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो, मतलब माँ आया और उसके बाद कोई व्यंजन आया तो पूर्ण तो नहीं होने वाला वो व्यंजन से, है ना। तो पूर्ण व्यंजन वर्ण होने की वजह से पूर्ण नहीं होगा माँ, तो या तो आधा माँ लिखो या फिर उसके स्थान पर हमने अनुस्वार लगा दिया, बिंदी लगा देंगे। तो इसीलिए ये यहाँ पर अनुस्वार संधि तभी बनेगी ना जब हम बिंदी लगाएंगे। अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो अनुस्वार संधि नहीं बनेगी। वो यह अनुस्वार माँ के से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाएगा। अब ये अनुस्वार कहाँ लगाया जाएगा? हम लोग जनरली जब लिखते हैं तो बहुत गलती करते हैं कि कहाँ बिंदी लगेगी, कहाँ आरा की रेफ लगेगी। तो ये सिंपल नियम है कि जो हम माँ लिखा है उसके जस्ट पहले वाला जो वर्ण है उसके ऊपर बिंदी लगेगी। बहुत ईजी इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। ग्रहम गच्छति, ग्रहम गच्छति, ग्रहम माँ जो था उसके बाद आया व्यंजन, और व्यंजन आने से ये माँ को कंप्लीट नहीं हुआ, ये आधा ही रहा, तो इसके ऊपर बिंदी लगी। किसके ऊपर? हा के ऊपर। ये माँ हट गया यहाँ से, ये माँ हटा यहाँ से, और ये इसके ऊपर इसके रूप में बिंदी के रूप में लग गया। तो माँ को क्या हो गया है यहाँ पर? अनुस्वार। ऐसे यहाँ पर रामम नमामि, माँ को बिंदी लग गई, रामम नमा। अब ऐसा लिख के आए, माँ को यहाँ की बिंदी को हटा के आधा माँ में करके बना देना। बहुत इजी है ये, सबसे इजी। बिंदी लगी हुई है मतलब अनुस्वार है। अनुस्वार है मतलब कि माँ आएगा यहाँ पे आधा, और बस क्योंकि अनुस्वार के बाद में आप ये देखिए पूरे व्यंजन है लाइन से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने, यदि माँ के बाद कोई स्वर हो तो अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि माँ को वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फलम और आना है तो यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी ना माँ के बाद, क्योंकि बड़ा आ गया तो उसमें ऐड हो गया, वो तो नेचुरल सा कॉमन नियम है, ठीक है। तो ये अनुस्वार संधि है बहुत छोटी सी। अनुस्वार संधि के साथ में अनुनासिक संधि बनाना है, क्योंकि ये वर्ण मिलते जुलते हैं, है ना, इसीलिए इसके साथ में इसको बना रही हूँ मैं। और ये भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें भी बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है? अनुनासिक हम समझते हैं, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? यरो अनुनासिका, अनुनासिको वा। क्या बोल रहे हैं? पूर्व पद के अंत में यदि यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार मतलब हा को छोड़ के समस्त व्यंजन, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि बस हा छोड़ दो, बाकी कोई भी वर्ण आए के बाद वर्ग का पंचम अक्षर, पंचम अक्षर को अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। ये देखिए सारे पंचम अक्षर लिखिए, ई, य, मण, नम, जो महिष्ठी सूत्र का है ना, महिष्ठी नंबर सूत्र जो 14 सूत्र हैं उसमें से ये मण एक सूत्र है ना, वही है हो, तो उस वर्ण के स्थान पर अपने वर्ग का फिफ्थ या थर्ड वर्ण हो जाता है। या तो पांचवा वर्ण लिख दो उस जगह पर, या तीसरा वर्ण लिख दो, दोनों ही सही है। क्या है सूत्र? इसको इस फॉर्म में लिखें यदि तो यर प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए, उसके बाद में वर्ग का पंचम अक्षर आना चाहिए, तो कहाँ पर? यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर फिफ्थ या थर्ड वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। सेम ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी वर्ग में परिवर्तन हो रहा है या वर्ण कोई दूसरा रिप्लेस हो रहा है, तो जो रिप्लेसमेंट है वो उस वर्ण का वो उसी सेम ग्रुप का ही होता है, कोई दूसरे ग्रुप का रिप्लेसमेंट नहीं होता है ना। जैसे ये देखिए दिक्नाथ में क्या है? अब ये आपको इसको सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का, जितने भी ये लास्ट वाला उत्तर पद का पहला जितना भी वर्ण होगा वहाँ पर पंचम अक्षर वर्ग का आएगा, हर किसी का पंचम अक्षर आएगा। ये कि नाथ, मुरारी में माँ, नाथ में नाथ, माँ, ना, माँ, ना। ज़्यादातर माँ और ना के बने, क्यों बनेंगे? क्योंकि ईया, ये णा, ये और डा, ये तीन जो वर्ण हैं इनके तो उदाहरण बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही रेयर। ये समझने की बात है। कोई भी चीज़ पढ़ो बिल्कुल अपने दिमाग को और बुद्धि को खोल के पढ़ा करो, जिससे कि बहुत सी चीज़ें जो कोई नहीं बता रहा वो आप अपनी बुद्धि से भी तो समझो ना। कोई चीज़ एकदम बिल्कुल ऐसे रट्टू तोता जैसे क्यों, जो जितना जितना डाल दिया बस उतना ही समझना है। इसको समझिए कि ये तीन जो वर्ण हैं इनके कितने लेटर बनते हैं। आपने अपने जीवन में कितने लेटर पढ़े हैं ऐसे जिनसे ये वाले वर्ण से स्टार्ट होते हैं? बहुत कम है। तो ज़्यादातर ना और माँ के उदाहरण होंगे। एक तो यही ट्रिक हो गई कि जितने भी उत्तर पद होंगे वो ना और माँ से शुरू होंगे।
दूसरा, जब आप इसकी संधि विच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने क्या बोला, तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो तीसरा या पांचवा वर्ण में जब आ जाए ये वाले उदाहरण में, तो बन जाता है, ज़्यादातर पांचवा वर्ण ही यूज होता है क्योंकि अनुनासिक के रूप में है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। दिक्नाथ में ये देखिए, यहाँ पे गा बनाया तीसरे वर्ण के हिसाब से और इंगा बनाया फिफ्थ वर्ण के हिसाब से, दोनों में से। क्योंकि आप ये बनाओगे तो फिर ये आधा है, तो आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। आप क्या है, ऐसा लिखोगे नहीं ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे जैसे ये देखिए, यहाँ पर भी एतत् मुरारी में ता की जगह पे दा हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर तीसरे अक्षर के साथ में परिवर्तित किया। और 5 में से करेंगे तो ना आ जाएगा, तो एतन् मुरारी हो गया, तो आधा ना इसमें ऐसे जुड़ जाएगा। ऐसे जगन्नाथ का है, जगन्नाथ ऐसे भी बिल्कुल सही है और जगन्नाथ ऐसे भी सही है। षटमास का है, षण्मास ऐसे भी सही है और ये णा के साथ में बनाया हुआ है इन्होंने। टा के साथ में टा वाले वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा ना, यहाँ पर टा वर्ग का पंचम वर्ण, ता वर्ग का इन्होंने पंचम वर्ण के साथ बना लो। तीसरे एक नियम बना लो, चाहे तो तीसरे के साथ बनाओ या तो पंचम, कन्फ्यूज नहीं होना। पंचम के साथ बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो तीसरे का कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। दिग मूर्खम, सतमती, सन्मति, वाग्मयम, वाग्मयम ये बनाया इन्होंने वाग्मयम, और आप पंचम से भी बना सकते हैं। सत्मार्ग, सन्मार्ग, महात्मना, त्वं नमस्कारा, सत्मानसम, सन्मानसम, सन्निधानम, सन्निधान। तो ये इस तरीके से इसके उदाहरण हैं पूरे के। इसके उत्तर पद में जो स्टार्टिंग वर्ण है वो ना या मा में से शुरू है। जो परिवर्तित होकर वर्ण आ रहा है वो वर्ग का 5वां ही वर्ण आ रहा है। बस इस तरीके से आपको दिमाग में रखे होना। जब जैसे इस तरीके से संधि विच्छेद करने के लिए समस्त पद आए जगन्नाथ करके, तो जब आप नाथ पीछे का देखोगे तो ये पहला पंचम वर्ण है, तो इस तरीके से सोच के भी आप बना सकते हो कि यहाँ पे हम ता लगा देते हैं तो जगन्नाथ करके अनुनासिक स्वर संधि बन जाएगी। ठीक है, अनुनासिक स्वर संधि का मतलब यही है कि जो 5वां वर्ण है उसके साथ में ही संधि होनी चाहिए। तो उसके साथ में संधि के लिए उत्तर पद में आदि वर्ण में पंचम अक्षर आ रहा है और परिवर्तित होकर भी पंचम अक्षर को बना लेंगे हम, तो वहाँ पर अनुनासिक संधि हो जाएगी। इस संधि का एक्सेप्शन का एक सूत्र है कि यदि अनुनासिक वर्ण तो हो पहला अक्षर उत्तर पद का, लेकिन यदि प्रत्यय के रूप में है वो, ठीक है, प्रत्यय के रूप में है तो वहाँ पर फिर विकल्प से अनुनासिक नहीं होता है। ठीक है, कैसे देखिए, पहला अक्षर ता आ गया यहाँ पे 5वां अक्षर भी आ गया, लेकिन मयम जो है वो प्रत्यय के रूप में है यहाँ पर, तो इसीलिए क्या हुआ है यहाँ पर ये वाला परिवर्तन होके मात्र विकल्प से अनुनासिक नहीं होता, नित्य अनुनासिक होता है। ता था दा था ना का सिर्फ यहाँ पे परिवर्तन हो गया। यहाँ पर भी गा की जगह यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो था ना, थर्ड वाला परिवर्तन वाला, वो नहीं लगेगा। ठीक है, यही वाला नियम लगेगा जो पहले से था। पापा बाबा माँ डा का जगह णा आ जाएगा। बस सिंपल से इतना है और कुछ भी नहीं है इसमें। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए ये एक नियम बनाया ऋषियों ने कि प्रत्ययम भाषायाम नित्यम। प्रत्ययम भाषायाम नित्यम मतलब कि सिंपल नित्य नियम नित्य अनुनासिक आएगा, मतलब सिर्फ अनुनासिक का ही प्रयोग होगा। थर्ड जो वर्ण आ का परिवर्तन हम उस वाले उसमें कर रहे थे वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा वो वाला सूत्र। तो बस ये 3-4 उदाहरण हैं जिसको आप समझ सकते हैं। मयम 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 मात्र प्रत्यय जो है, मात्र प्रत्यय जब हम लिखते हैं तो मयम 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 के रूप में आता है वो, और उसके साथ में जो ये वर्ण बन रहेंगे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना थर्ड के हिसाब से। और आप इसको ऐसे नहीं पढ़ो, आप तो सिंपल इन 4-5 उदाहरण को जैसे हमने अनुनासिक वाला सूत्र यहाँ पर एप्लीकेबल करके भी आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं हो रही है कि वो उसी नियम के अंतर्गत ही पढ़ो, आप यहाँ पे भी लिख के पढ़ सकते हो। इसमें क्या थर्ड का ऑप्शन दिया हुआ, वहाँ पे थर्ड का ऑप्शन हटा दिया। कुछ ऐसे वर्ड रहे होंगे जहाँ पे थर्ड की जरूरत पड़ती होगी, इसीलिए कुछ वर्ण को बनाने के लिए इसलिए उन्होंने इसके साथ एसोसिएट कर दिया, वहाँ पे हटा दिया है। या तो ये करते कि यहाँ जोड़ते ही नहीं तो वहाँ की जरूरत नहीं पड़ती, अब यहाँ जोड़ दिया तो वहाँ हटा दिया। 2 सूत्र तो बनने ही बनने थे, कैसे भी बनाते आप। तो इस तरीके से ये 2 सूत्र बन गए हमारे अनुनासिक संधि और उसके साथ में प्रत्ययम भाषायाम नित्यम। तो इस वाले वीडियो में हमने 3 अनुस्वार, अनुनासिक और प्रत्यय भाषायाम नित्यम 3 जो सूत्र हैं उनको हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें और 2-3 जो इम्पोर्टेंट संधि हैं व्यंजन संधि की वो पढ़ाएंगे। बाकी के सूत्र में मैं कोई डिटेल में जाने नहीं, एक शब्द को समझाने के लिए इतने सूत्र दिए हुए हैं, तो वो हम नहीं ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इतना बस जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उतना हम समझते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए अच्छे से।